और इधर श्रीनगर में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन अभियान चला रहा है। बीते 3 दिनों से लगातार प्रशासन का अभियान जारी है। फुटपाथों, सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। पार्षद के कई लोगों से के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, सबको समझाया गया कि आप ही की भलाई के लिए। तो ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाते हुए खुद ही हटाना शुरू कर दिया और खुद हटवा भी दिया। कुछ लोगों ने नहीं हटाया तो उन लोगों ने 2-3 दिनों का समय मांगा है, तो उनको दे दिया गया है। तो सुविधा अनुसार अपना वो कर लेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में शव मिला है। नदी के बीच महिला का शव मिला है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर आ रही है कर्णप्रयाग से, जहां नदी के बीचों बीच एक महिला का शव मिला है। हालांकि पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और शिनाख्तगी के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में ये महिला का शव मिला, तस्वीरें आप देखिए। हालांकि पुलिस ने इस शव को कब्जे में ले लिया है और अब महिला की शिनाख्तगी के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की तरफ से प्रयास जारी है। तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी में ये शव मिला। नदी के बीचों बीच महिला का ये शव मिला है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और अब शव की शिनाख्तगी के प्रयास पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। मसूरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों में गड़बड़ी पर त्रिवेंद्र रावत का बड़ा बयान सामने आया है। गड़बड़ी की बात पहले भी कई बार सामने आई है, ये कहना है त्रिवेंद्र रावत का। सरकार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर विचार करना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर विचार करना चाहिए और गड़बड़ी की बात पहले भी कई बार सामने आई है और इसी पर विचार करते हुए सरकार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर विचार करना चाहिए। तो अधीनस्थ चयन आयोग में गड़बड़ी पर यह बयान आया है पूर्व सीएम का। चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। तो सुना आपने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जिन्होंने अधीनस्थ सेवा में हुई गड़बड़ी पर अपना बयान दिया है और कहा है उन्होंने कि पहले भी कई बार ऐसी गड़बड़ी सामने आ चुकी है और अब वक्त है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने पर आने वाले समय में विचार करना चाहिए। तो पूरे मामले पर लगातार जो ये मामला है तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया था और अब पूर्व सीएम ने भी इस गड़बड़ी पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। सरकार से उन्होंने विचार करने को कहा है कि अगर आने वाले समय में इस पर विचार सरकार को करना चाहिए, भंग करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है और युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य है और इसलिए अब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुटे हैं। देखिए सुधीर, कहीं ना कहीं मामला अब बढ़ता जा रहा है और अब पूर्व सीएम ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार को सलाह भी दी है कि आने वाले समय पर आयोग को भंग करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान यहाँ पर आया है कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिस तरीके से उसमें गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो जो बच्चों के भविष्य से खेलने का काम यहाँ पर कुछ जो शॉर्टकट नीति अपना रहे उनके द्वारा किया गया है और उन्होंने सरकार से मांग करी है कि इस पे जल्द कोई सख्त एक्शन लेते हुए यहाँ पर इसको भंग करने की यहाँ पर उन्होंने सिफारिश करी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर अधीनस्थ चयन आयोग पे सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको भंग कर देना चाहिए। जी क्या लगता है सुनील, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने विपक्ष का भी हंगामा देखा पूरे मामले को लेकर और कहीं ना कहीं देखिए अब सलाह यहाँ पर दी है, देखने वाली बात है क्या कुछ ध्यान दिया जाता है पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और देखिए, इससे पहले कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसे लेकर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बात रखी। से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है और भी जो मामले बचे हुए हैं हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करेंगे। चलिए बात करेंगे पहाड़ पर खौफनाक की। तो देखिए, उत्तराखंड में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक है। जंगली जानवरों के आतंक की 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रामनगर में बाघ का आतंक है। अल्मोड़ा की बात करें, हरिद्वार की बात करें और कोटद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी तेंदुए का आतंक बना हुआ है। तो जंगली जानवरों के खौफ के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। कोटद्वार, अल्मोड़ा, हरिद्वार और रामनगर की तस्वीरें देखिए, जहां लगातार जंगली जानवरों का आतंक है। लोग डरे सहमे हैं। रामनगर में बाघ का खौफ है, तो कोटद्वार, हरिद्वार और अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ तेंदुए के खौफ में लोग जी रहे हैं। इधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन विभाग में हमलावर बाघ की तलाश जारी है और इस इलाके में अब कई बाघों की मौजूदगी की बात भी कही जा रही है, जिसके लिए वन विभाग ने पिछले 10 दिन से अभियान भी चला रखा है। रामनगर में कई लोगों पर हमला कर चुके बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। बीते दिनों मोहन क्षेत्र में नेशनल हाईवे 309 पर बाघ ने एक युवक पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। इस घटना के बाद से ही लोगों में दहशत है। वन विभाग बाघ की तलाश कर रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास 2 से 3 बाघों का आतंक लगातार बना हुआ है, जिन्हें ढूंढने के लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के कर्मचारी लगातार जंगलों की खाक छान रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो जंगलों के अंदर गश्त कर रहे हैं ताकि उन बाघों का कुछ सुराग लग सके जो लगातार इस क्षेत्र में खतरे का पर्याय बने हुए हैं। उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर 2 से 3 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि बाघों को सुरक्षित पकड़कर किसी और क्षेत्र में छोड़ा जा सके। रामनगर वन प्रभाग और कॉर्बेट प्रशासन की संयुक्त टीम बाघ की तलाश कर रही है। इस क्षेत्र में कई बाघों की मौजूदगी की बात सामने आई है, इसलिए पिछले 10 दिनों से गश्त की जा रही है। इस क्षेत्र में बाघ पिछले कुछ रोज में ही 5 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह की घटना जो ये हुई है वो उत्तराखंड के लिए ये मैं कहूँगा कि पहली है, यूनिक है। कभी किसी ज़माने में दुधवा में ये घटना हुई थी 80s के दशक में, सन 80 के दशक में, और उसमें एक रेंजर साहब की डेथ हुई थी बाइक पे। लेकिन उत्तराखंड के लिए नया है, अभी और रिसर्च की ज़रूरत है कि बाघ ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या कोई एक, मेरा अपना मानना यह है कि कोई एक पर्टिकुलर बाघ होगा जिसकी ये हैबिट बन गई होगी, जिसका इंसान से डर या बाइक से डर निकल गया हो। अब वन विभाग ने इन 2 हमलावर बाघों को पकड़ने की इजाजत ले ली है, मगर वन विभाग के लिए उन बाघों को चिन्हित करना मुश्किल हो रहा है जो लोगों पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम काफ़ी बाघ हैं और जो कि काफ़ी मतलब डेंजरस भी हो रहे हैं कुछ बाघ उसमें से। तो उनको अभी तो हमारे पास परमिशन है कि उसमें से 2 बाघों को हमें कैप्चर करना है, तो उसके लिए हमारी टीमें बनी हुई हैं जो कि रेगुलर उनकी सुबह से लेकर शाम तक मॉनिटरिंग कर रही हैं। ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है बाघों को। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में बाघ हैं। बाघों को संरक्षण देने के लिए यहाँ बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। कॉर्बेट में बाघों का कुनबा तो बढ़ ही रहा है, मगर कुछ बाघ जंगल से बाहर आकर लोगों पर हमला कर रहे हैं जो इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और देखिए, कॉर्बेट पार्क में बाघों के व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कॉर्बेट के सर्पदुली और दूसरी रेंज में एक बाघिन और 2 शावकों के कई लोगों के पालतू जानवरों को शिकार बनाया था। बताया जा रहा है कि इन बाघों के साथ एक वयस्क बाघ भी देखा गया है। अमूमन बाघ का शावक 2 साल की उम्र का होता है और अपने परिवार
से अलग होकर अपना इलाका बांट कर ये रहते हैं। लेकिन इन शावकों की उम्र 2.5 साल से अधिक होने के बाद शावक बाघिन के साथ रह रहे हैं। तो ये बदलाव कॉर्बेट से एक्सपर्ट आज तक मानते थे कि 2 साल पे जो है मेल कब अलग हो जाता है और 2.5 साल तक फीमेल कब साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि ये एज बढ़ गई है। अब बच्चे जो हैं 3 से 3.5 साल तक माँ के साथ रह रहे हैं और बढ़ते हुए बच्चे एक साथ अटैक कर रहे हैं, एक साथ किल कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन किल भी शामिल है, जैसे अभी वाले केस में। तो वो एक फैमिली है। और उधर कोटद्वार में गुलदार का खौफ है। गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर उसे घायल कर दिया है और गनीमत ये रही कि ग्रामीणों की जान बच गई है। मगर घटना के कुछ देर बाद गुलदार भी मृत मिला है, जिससे वन विभाग भी हैरान है। लोग एक गुलदार से जान बचाकर भाग रहे हैं। वो गुलदार अचानक जंगल से आया और 2 लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीण भी इस गुलदार को आबादी वाले इलाके से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें कोटद्वार के बिरोखाल इलाके की है। गुलदार ने 3 ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया। गुलदार को देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गुलदार जंगल की तरफ भाग तो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद गुलदार मृत मिला। अब वन विभाग इस बात की छानबीन कर रहा कि आखिर ग्रामीणों पर हमला करने वाले गुलदार की मौत कैसे हो गई। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, कोटद्वार में लोगों पर हमला करने वाले गुलदार का एक और वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि गुलदार एक घर में घुसा हुआ है और जब घर के सदस्यों ने गुलदार को देखा, शोर मचाना शुरू कर दिया और शोरगुल के बाद गुलदार घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन गुलदार इसी दौरान तारों में फंस जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और माना यह जा रहा है कि इसी दौरान गुलदार की मौत हो गई। गुलदार की दहशत कोटद्वार में। धर्मनगरी हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटी रिहायशी बिल्केश्वर कॉलोनी में गुलदार ने कुत्ते पर हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गुलदार ने दौड़ाकर कुत्ते को पकड़ा, उस पर हमला किया और फिर जबड़े में दबाकर उसे अपने साथ ले गया। इस घटना की तस्वीर पास लगे एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पार्क अधिकारियों का कहना है कि कॉलोनी जंगल से सटी हुई है, लिहाजा घटना को देखते हुए कॉलोनी में गश्त बढ़ाई जाएगी और जंगली जानवरों को कॉलोनी में आने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए, तस्वीरें देख रहे हैं आप हरिद्वार की। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, किस तरीके से गुलदार ने कुत्ते पर जानलेवा हमला किया। और उधर अल्मोड़ा में भी तेंदुए की दहशत है। तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया, जिससे लोग दहशत में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेंदुए का एक शावक भी इलाके में मिला था, जिससे लोगों में दहशत है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जंगली जानवरों का खौफ पूरे प्रदेश भर में नजर आ रहा है। तेंदुए की दहशत से लोगों में लोग डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। एक डॉगी पर तेंदुए ने हमला कर दिया और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखते रहो तुम बस। ले लो यार इसको, बेचारे को मर जाएगा ठंडे में। पानी पानी पूरा पानी है। तेंदुआ यहाँ पर से एक कुत्ता वहाँ पर को जो घूमता है उसको उठा के ले गया है। इस समय मेरी रेंजर साहब मोहन राम जी से भी वार्ता हुई है। बोल रहे थे कि इसके लिए हम थोड़ा गश्त वस्त वहाँ पर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो काफ़ी ये तेंदुए का आतंक रहता ही है। काफ़ी मात्रा में तेंदुआ वहाँ पर घूम रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसकी हम गश्त यहाँ पर बढ़ाएंगे। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आज दरअसल धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड सचिवालय में करीब 1.5 महीने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। शाम 5 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, उद्योग, राजस्व, खाद्य समेत कई विभागों से संबंधित विषयों पर फैसले होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नई शिक्षा नीति, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कई विभागों की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक शाम 5 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर आज इस बैठक में
मुहर भी लग सकती है। कई विभागों की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव भी आज आ सकते हैं जिन पर मुहर लग सकती है। तो काफी अहम ये बैठक होने वाली है और देहरादून में बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह। इधर डोईवाला के लच्छीवाला में टोल प्लाजा पर एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ है। देहरादून से डोईवाला की ओर आ रहे बाइक सवार से महिला टोल कर्मी टकरा गई। तो देखिए मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से अचानक से महिला आती है और जो बाइक सवार है वो भी अचानक से आता है और इससे महिला को टक्कर लगती है। टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ है। हालांकि ये पूरी ही वारदात, पूरी ही घटना जो है पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं मौके की। टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ है और डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं। सड़क हादसा हुआ, अचानक से महिला आती है और तेज रफ्तार से आ रहा बाइक सवार महिला से टकरा जाता है जिसके बाद महिला घायल हो गई है। देहरादून से डोईवाला की ओर आ रहे एक बाइक सवार से ये महिला टोल कर्मी टकरा गई। धारचूला में क्षतिग्रस्त पुल पर सफर करने को मजबूर हैं लोग। जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं ग्रामीण। ये तस्वीरें भी आप देखिए। बादल फटने की वजह से ये नाला बह गया था। नेकल नाले पर यह बना पुल बह गया था और अभी तक इसका उमचिया तीजम में पैदल पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीण कई बार पुल बनाने की मांग भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोग सफर करते हैं। इधर पिथौरागढ़ में लोक कला एपण को पहचान दिलाने के लिए नई योजना इसकी शुरुआत की जा रही है और इसी कड़ी में एपण डिजाइन से तैयार की गई साड़ी को लॉन्च किया गया। दरअसल एपण उत्तराखंड की लोक कला से जुड़ी हुई है और काफी समय पहले तक धार्मिक आयोजन पर एपण कला से ही रंगोली तैयार की जाती थी जिसे शुभ माना जाता था। आधुनिक दौर में लोगों ने इस कला के प्रति ध्यान कम हुआ है। एपण कला से तैयार की गई साड़ी को लॉन्च किया गया है। आज हम लोगों ने एपण साड़ी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उस साड़ी की लॉन्चिंग के बाद में एपण के टेक्सटाइल में इस्तेमाल करने से रोज़गार सृजन या हमारी महिलाओं के लिए एक आय अर्जन की नई संभावनाएं खुलेंगी। और क्योंकि ये टेक्सटाइल लगातार काम में आता है और इसमें संभाव जो कंजम्पशन है उस बढ़ पाएगा और एपण साड़ी का जो यूनिक डिज़ाइन है वो अगर मार्केट में अपनी जगह बनाता है तो निसंदेह हमारे क्षेत्र या हमारे लोगों को फायदा होगा। और इधर पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला अस्पताल के भरोसे जिले के मरीजों के साथ ही नेपाल के लोग भी इलाज के लिए आते हैं, मगर बारिश के मौसम में मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। आलम यह है कि कई बार तो मरीजों को बेड नहीं मिल पाते और उनके लिए बरामदों में बेड लगाना पड़ता है। पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए। मानसून सत्र अब शुरू होने के उपरांत जो है यहाँ मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इस समय जो है यह कॉमन कोल्ड और जो है कि डायरिया डिसेंट्री के पेशेंट और इस टाइप के जो है फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट बहुत अधिक आते हैं। तो इस चक्कर में जो है नंबर ऑफ ओपीडी हमारे यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। और क्योंकि जो है जनपद पिथौरागढ़ में जो है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 120 बेड का स्वीकृत है, लेकिन जो है कि अगर मरीज अधिक होते हैं तो हम गैलरियों में भी एक आध बेड लगा के जो है एडजस्ट करके जो है इस तरीके से संचालन किया जाए। और देखिए केदारनाथ धाम में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है। भोलेनाथ के भक्त बारिश के मौसम में भी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मॉनसून में भी बाबा केदार के भक्तों में गजब का जोश है। बारिश का मौसम है मगर केदार के भक्तों का जोश हाई है। मॉनसून सीजन के बावजूद केदार धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब हर दिन 10 से 12,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे तीर्थ पुरोहित बेहद खुश हैं। श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आज श्रद्धालु बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से श्रावण मास के इस बारिश में भी लगातार यहाँ के स्थानीय हो चाहे कांवड़ यात्री हो
और अन्य यात्री हैं लगातार केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम बाबा केदार से सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 9.5 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर भी 12,000 यात्री बाबा केदार के दर पर पहुंचे। बारिश की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड है, मगर श्रद्धालुओं में फिर भी आस्था का सैलाब है। बारिश के मौसम में अक्सर केदार धाम की यात्रा पर श्रद्धालुओं की संख्या घट जाती है, मगर इस बार तो बारिश में भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। एबीपी गंगा के लिए केदार धाम से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते आगे तो डीजीपी अशोक कुमार अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियां लेकर हर की पैड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर की पैड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। डीजीपी अशोक कुमार की माता सावित्री देवी का निधन 24 जुलाई को देहरादून में हुआ था। इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे थे जब डीजीपी अशोक कुमार हर की पैड़ी। हमने तो शुरू से मानवता का पाठ होने से सीखा है और उनकी एक बहुत बड़ी बात थी, सबकी चिंता करो, सबकी मदद करो। अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए करते थे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।